आज पढ़ेंगे हम लोग पहले सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसकी शुरुआत होती है मोमेंटम से। जैसे फर्स्ट लॉ पढ़े थे तो इनर्शिया देखे थे, सेकंड लॉ मोमेंटम से जुड़ा है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़, ठीक है, ये कोई डिफिनीशन काम का नहीं है, ये डिफिनीशन काम का है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी। मोमेंटम की इनर्शिया को क्या बोलते थे? मास से मेजर करते थे ना, जबकि मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, उसके पास कितना मास है और साथ में वेलोसिटी कितना है। ये दोनों देख कर ही हम किसी बॉडी का मोमेंटम डिसाइड करते हैं। इसको डिनोट करते हैं पी से। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम इंटू में वी। एम मतलब मास, वी मतलब मोमेंटम। तो इसका मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि एक छोटा सा बुलेट भी आदमी को क्यों मार देता है। तो इसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। कैसे? तो इसके पास तो मास तो है ही, मास भले ही कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका ओवरऑल मोमेंटम क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। यही बताना चाह रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम से मारने का कैसे नहीं है? अब यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर पूछा कि बताइए किसके में मोमेंटम ज़्यादा है। ये दोनों सेम कार है, तो मास सेम होगा, इसके पास भी एम, इसके पास भी एम, लेकिन वेलोसिटी इसका ज़्यादा है। और हम बोले थे मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा? 20 ऊपर मीटर वाले पर का। सेकंड। लेकिन इनर्शिया पूछते किसका ज़्यादा होगा? 10 मीटर नहीं, दोनों का किसी सेम का नहीं होता है, होगा। सेम होता है। हाँ हाँ बारात में है। नहीं, अब उसके इसका भी मास तीनों सेम है, इसका भी मास सेम है, मास सेम कैसे हुआ? तो वेलोसिटी मान लो कि मास सेम है तो वेलोसिटी भी सेम है, तो मोमेंटम दोनों का सेम, इनर्शिया भी सेम। ऐसे ही टाइप का सवाल पूछेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए इसका मोमेंटम क्या होगा किसी बॉडी का अगर उसका मास क्या है 5 kg और वेलोसिटी क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। यहाँ पे मास लेंगे केजी में और ये लेंगे मीटर पर सेकंड में, 0.20 मीटर पर सेकंड इंटू करके निकाल दीजिए। अब इसका कह रहा है कि आप मोमेंटम निकालिए क्या होगा। तो कोई गाड़ी है, उसका वजन खुद है 4000 kg का, उसके ऊपर सामान रखा हुआ 20,000 kg का। तो पूछ रहा मोमेंटम क्या होगा। तो मास, टोटल मास ना लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल मास लेंगे, गेट हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो मास टोटल क्या हो जाएगा? 20,000 प्लस 4,000 24,000 प्लस वेलोसिटी इंटू कर देंगे। वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि सिर्फ ऐसे सवाल में सिर्फ कार का ही मास ले लेता है, जबकि लोडेड को छोड़ देता है। अरे इसके ऊपर सामान है तो इसका भी मास ना लेगा, दोनों का मास लेना है, इसी का नहीं सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो है इसमें क्या बात याद रखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये सब कोई बात काम का नहीं है, ठीक है। ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये बोलता है कि मोमेंटम में जो बदलाव होता है, मोमेंटम में नहीं, मोमेंटम की चेंज में जो बदलाव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सीलरेशन के, ऑब्जेक्ट के। पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था ये पूरा याद होना चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to acceleration of body या फोर्स, ठीक है। बस इतना लिख लेना, इससे कोई काम का नहीं है। अब बताते हैं इसको, ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। यहाँ देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो लिख लोगे। ये वही लाइन है लिखा हुआ, लिख दिए। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कार,
ठीक है, ये चलना स्टार्ट किया तो फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस कार का मास था m, वेलोसिटी था u। अब मास है अभी भी m, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा v। ठीक है, और कार के पास कुछ एक्सीलरेशन भी तो आएगा। तब हम तुमसे कहें कि मोमेंटम का चेंज कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे लिखते हैं किसी भी चीज़ का? फाइनल माइनस इनिशियल। पहले तुम कैसे थे? पहले लोग बंदर थे, बाद में बंदर हो गए, तो वही चेंजिंग होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एम वी माइनस एम यू, ये हो गया मोमेंटम का चेंज। प्लस इसको मोमेंटम का चेंज हो गया, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कैसे। तब तुमसे कहेगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सॉल्व करके दिखाइए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, या फिर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाइए मैथमेटिक्स में। तो ये प्रूफ करके दिखाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मास को m से डिनोट किया गया, वेलोसिटी चेंज को u से v, इनिशियल u, बाद में v, टाइम t, फोर्स f। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बात तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से देखो, F in direct proportion। F इक्वल टू ma होता है, समझो ना। कह रहा है कि नहीं कह रहा? कह रहा है। F बाई ए, तो फोर्स बाई एक्सेलरेशन हो गया, तो उधर क्या चला गया? m। तो m मतलब मास उधर चला देखो, गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। dp बाई dt का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, चेंज इन मोमेंटम की जगह पे क्या हो जाएगा? एम पी माइनस एम यू बाई टी। अभी भी यही होगा। m कॉमन ले लिए, अब इसमें दिखाई पड़ रहा है, m कॉमन ले लिए, तो m कॉमन ले लिए, और f को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m में f को क्या लिख सकते हैं? m मास प्लस एक्सेलरेशन। f को क्या लिख सकते हैं? नहीं, रुक जा, यहाँ पे कौची हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, ये अब हम अपने से बता रहे हैं। यहाँ देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि ध्यान से देखेंगे। अभी बताता है कि न्यूटन जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ बोलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम dp बाई टी। ऐसे लिख सकते हैं। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? एम वी माइनस एम यू बाई टी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। अब हम तुमको पहले चैप्टर में बताए थे, याद आ रहा है? इसको देख के कुछ, इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, एक सेकंड याद करते हैं। तो पढ़ता उड़ता तुम है हाईवे नहीं करेगा। वो गार्जियन कहता है कि रिजल्ट चाहिए, बच्चा आपका पढ़ता घंटा नहीं। ये लिख सकते हैं इसको, एक्सीलरेशन बेहोता। तो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटाएंगे? तो F इज इक्वल टू के एम ए। अगर कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो उसकी जगह पे कांस्टेंट आ सकता है, तो के एम लिख सकते हैं। के मतलब के कांस्टेंट हटाने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपने से कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। अगर हम लिख रहे हैं कि 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 के, तो इसको साइन को हटाना है तो अपने इक्वल टू लगाना होगा, प्लस एक कांस्टेंट लिखना होगा अपने से के 2। यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं। इसका साइन हमको हटाना है तो हम इसको ऐसे किए हैं, ठीक है। अगर k का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m में। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। यही फार्मूला कहाँ से निकल के आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही फार्मूला क्या है, ये दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, तो इसको क्या रखेंगे यार। तो अभी हम देखें कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये फार्मूला निकाले ना, तो यही आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन के बराबर। कैसे? चलो निकाल के दिखाते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो याद ही नहीं है तुमको, बेहुदा है तुम। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया।
यही होता है क्या, ऐसा यूनिट यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स। इसी को न्यूटन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इस क्या होता है, ये दोनों होता है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन क्या होता है, 10⁵ डाइन। नहीं अच्छे से पढ़ोगे सारा बाउंस हो जाएगा। अब एक हमेशा डेफिनेशन पूछता है, 1 न्यूटन का डेफिनेशन बताइए। तो इसका वैल्यू 1 न्यूटन का डेफिनेशन में तो खुद बना सकते हैं। बता एफ का वैल्यू, ऐसे यूनिट क्या चाहिए होता है, न्यूटन। तो इसका वैल्यू 1 न्यूटन कैसे आएगा, तो जब मास भी 1 kg का हो और एक्सीलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और द मास ऑफ ए बॉडी इज 1 kg, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 1 न्यूटन। बन गया अपने से। जब किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन होगा। तो ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे फोर्स और मोमेंटम में अंतर पूछता है। फोर्स और मोमेंटम में क्या पूछता है, अंतर पूछेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी तो निकाल के दिखाएं, आज के बाद से फॉर्मूला याद रख लेंगे। और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल के दिखाए हैं। जबकि मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स कैन एग्जिस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब भी फोर्स लग रहा है उस पर। ये अलग बात है कि इस फोर्स का वैल्यू उतना नहीं कोई ऑब्जेक्ट को क्या करे, मोशन में ला दे। मोमेंटम फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास तो होता ही है, तो फिर पूरा का वैल्यू जीरो कब हो सकता है, जब v का वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू जीरो। तो v का वैल्यू कब जीरो हो सकता है, जब बॉडी रुका हो। इसी कारण बोला जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट ये रुका हुआ है तो इसमें मोमेंटम नेसेसरी जीरो होगा, लेकिन फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फोर्स जीरो नहीं होता है, मतलब कि दोनों तरफ से हम सेमी फोर्स लगा दें। हम फोर्स इस पे लगा रहे, कहाँ जा रहा है आगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मोमेंटम, अरे मास और वेलोसिटी को इनटू करके जो वैल्यू आता है उसी को मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। मास और वेलोसिटी बस इतना याद रखो। द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये भी जो है ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे, मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब फोर्स, अब इसको पूरा देखो, फोर्स कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। कैसे प्रूव करके दिखाइए, तो फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। एक अब इसको ऐसे एक कह सकते हैं, बी माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू बी माइनस यू बाई टी। तो फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। यानी कि टाइम जैसे इससे बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, घटेगा। टाइम घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, टाइम के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होगा। जितना टाइम लगाओगे मोमेंटम क्या होगा, उतना ही लगेगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम के अनुसार क्या होगा, मोमेंटम बढ़ेगा। अभी समझ में आ गई बात, समझ में आया। टाइम के अनुसार मोमेंटम बढ़ता है लेकिन फोर्स क्या होता है, घटता है। Force remain constant for a acceleration. Momentum change with the constant acceleration, but the force remains constant for a constant acceleration. फोर्स कांस्टेंट होगा अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट। लेकिन मोमेंटम चेंज होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन कांस्टेंट रहेगा यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। इसको वेलोसिटी से मतलब है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बल, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, ये याद करना। अब यहाँ पे बोल रहा है, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में तुम्हारे कि बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स।
इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, तो हम पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है एम में, ये वो घटाएगा बढ़ाएगा ये सब करते रहेगा। तो बोल अगर मास डबल कर देते क्या होगा, तो पहले ये फार्मूला होता है। ऐसा सवाल दो केस में बनाते हैं। मान लेते हैं कि केस 1 फोर्स क्या होगा जब मास क्या है एम और एक्सीलरेशन क्या है ए, तो ये आ रहा है। लेकिन केस 2 जब मास क्या कर दे रहे हैं 2m और एक्सीलरेशन क्या कर दे रहे हैं ए, वही रहने दे रहे, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m ए मल्टीप्लाइड बाई 2m ए का वैल्यू क्या आया था 4f, तब नया फोर्स को एफ डैश मान लो, तो नया फोर्स क्या आ जाएगा पुराने फोर्स के 2 गुना, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर मास का वैल्यू 2 गुना कर दे तो फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा, एक्सलेशन का वैल्यू 2 गुना कर दे तो तब भी फोर्स का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा। अगर मास एक्सलेशन दोनों का वैल्यू 2 गुना कर दे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगर मास को हाफ कर दे एक्सलेशन को 2 गुना कर दे तो फोर्स वही रहेगा। नहीं वही कैसे रहेगा, हाफ कर रहे हैं ना, तो मास को हाफ कर रहे हैं एक्सलेशन को 2 गुना कर रहे हैं, कट नहीं जा रहा है। हाँ, ये होता है कहीं तो वही हो जाएगा। और अगर फोर्स को 2 गुना कर दे रहे हैं एक्सीलरेशन को वही रहने दे रहे तो मास क्या होगा, फोर्स को 2 गुना, मास 2 गुना हो जाएगा, मास 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा, कुछ भी ऐसे ऐसे करते रहेगा। ठीक है, इस सबको कैसे सॉल्व करते हैं एफ इक्वल टू एम में। इसमें एक और सवाल पूछेगा कि यहाँ पे बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज हाफ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास वही है तो फोर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप वही अगर मानिए इफेक्ट ऑफ फोर्स हटा के मोमेंटम दे दिया तो इसमें भी हो जाएगा उसी तरीके से। वेलोसिटी को 2 गुना करेंगे तो मोमेंटम 2 गुना, अगर मास को 2 गुना करेंगे तो मास 2 गुना। नहीं आता ये सब सवाल, समझ गए। ये सब सवाल खूब पूछता है तुम्हारे में। ठीक है, याद रखो। जैसे देखो, चलो हम बताएं इधर देखो, जब फाइनल वाला जब स्लाइड करेंगे ना उसमें भी एक बार बता देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आ गया। जैसे कि इनर्सिया है तो खाली मास पे डिपेंड करेगा, करता है। ठीक है ना। वेलोसिटी तुम कुछ करेगा फर्क नहीं पड़ेगा। मास को 2 गुना कर दी तो इनर्सिया 2 गुना हो जाएगा। वेलोसिटी को 2 गुना कर दी तो इनर्सिया पे घंटा नहीं फर्क पड़ेगा। अब एक है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, मास को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स भी हो जाएगा 2 गुना, एक्सेलरेशन को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स भी हो जाएगा 2 गुना। अगर मास और एक्सेलरेशन दोनों को 2 गुना कर देंगे तो एक्सेलरेशन को फोर्स गुना, मास को हाफ एक्सेलरेशन को 2 गुना, या एक्सेलरेशन को 2 गुना मास को 2 गुना एक्सेलरेशन को हाफ, तो फोर्स वही रह जाएगा क्योंकि कट जाएगा। अब मोमेंटम के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, तो एम इंटू वी होता है। तो इसमें भी मास अगर 2 गुना कर देंगे तो मोमेंटम 2 गुना, वेलोसिटी 2 गुना कर देंगे तो मोमेंटम 2 गुना, एक्सेलरेशन 2 गुना कर देंगे कोई फर्क नहीं। मास और वेलोसिटी दोनों को 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना, एक को हाफ एक को डबल तो कोई फर्क नहीं, 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया पढ़ दिया। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल सब देखेंगे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोल रहा है why does a continuous push over the time to help the accelerate the car with dead battery more effective suddenly push। कह रहा है कि कभी कभी देखा होगा कि कार जो है पीछे से धकेलता है आदमी, जब उसका बैटरी क्या हो जाता है डाउन, सिर्फ ढकेलने से कैसे कार चलने लगता है, अपने से क्यों नहीं चलता है। तो देखो कार जब रुका हुआ है, इसके पास अपना मास है, हाँ, अब इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब मोमेंटम बढ़ जाएगा तो कार क्या होगा चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ कंटिन्यूस पुशिंग अप्लाई ए स्टेडी फोर्स ओवर द टाइम ग्रेजुअली चेंजिंग द कार मोमेंटम विद मोर इफेक्टिव। इतना नहीं लिख सकते हो तो इतना लिखोगे when we apply a force then the car moves and the car gains a velocity, so car attain a momentum and the car will move। इतना बात समझा दिए, फिर भी नहीं सुनेगा मेरा बात लिख के तो अपने समझना, याद करवा दिए। हम एक ही बार पढ़ाते हैं 25 बार नहीं, एग्जाम में यही में से क्वेश्चन आएगा, खराब नंबर आएगा तो गार्जियन के सामने ला के तुमको दिखाएंगे। सवाल इसी में से आएगा वाई डज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट ए स्पेक्टेकर मोर देन द टेबल टेनिस बॉल प्लेयर। मतलब बोल रहा है
कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और एक है कि कचकारा वाला बॉल है, टेबल टेनिस वाला बॉल है या कोई भी बॉल है। तो क्रिकेट बॉल में हमको क्या है, ज़्यादा चोट लगता है, टेबल टेनिस वाला बॉल से कम चोट लगता है। क्यों? तो टेबल टेनिस क्रिकेट वाला जो बॉल है इसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस क्या होगा, इट क्रिएट्स ग्रेटर मोमेंटम दे टू हाई मास एंड वेलोसिटी, जिसके कारण क्या होगा, मोर फोर्स लगेगा। अरे मोमेंट देखो, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो, पर ध्यान से समझो, उतना आसान नहीं है जो तुम समझ जाएगा, ध्यान से समझ। हम तुमको बताए थे, कच्ची समझा, बताता कच्ची समझा। फोर्स बॉल का जो फोर्स रहता है ना, आप उसको एकदम कस के फेंकने से उस पर फोर्स लगता है, फोर्स अब लगता है तो आपको मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम मास और कैसे वेलोसिटी फोर्स लगने से मोमेंटम बढ़ेगा? कस के फेंकेंगे तो मास और वेलोसिटी, तो मास उसका लूजर बॉल का ज़्यादा होता है। नहीं तो फोर्स कैसे बढ़ जाएगा? उसको फेंकेंगे तो फोर्स नहीं तो लगेगा। मोमेंटम कैसे बढ़ जाएगा? आप ही तो बोले मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स लगेगा। कैसे, कब बोले हैं बता? अभी तो बोले। कहाँ बोले? पढ़ा है कहीं भी? पढ़ाए हैं तो उसको फेंकेंगे तो फोर्स नहीं फिर लगेगा। तू सुनता नहीं, खाली ऊपर ही समझ गए, हो गया। 3 बार एग्जाम्पल दे दिए, बताओ कहाँ बताएं? तिब्बत वाला केस हो गया ना फिर तुम्हारा। यहाँ बताएं, तुमको ऐसे बोलना चाहिए, खाली सुन लेता, रट लेता है, कनेक्ट करता है नहीं। कनेक्ट करना सीखो ना रे, कि बोलता तुम ही, कि आप खुद बोले कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। इसका मतलब मोमेंटम बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और मोमेंटम घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। ये हुआ इसका मतलब। किसी ऑब्जेक्ट का हमको चोट नहीं लगे तो उसको मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जो क्रिकेट बॉल होता है ना, उसके पास मास तो रहता ही है ज़्यादा, ड्यूज रहता है वो, और वेलोसिटी भी ज़्यादा रहता है, बहुत तेज़ी से आता है। इसी कारण ये मोमेंटम क्या करेगा, हाई हो जाएगा। और जब मोमेंटम हाई हो जाएगा तो हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, पी, इसको डिनोट करो। मोमेंटम क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इसी कारण हमको फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा, तो चोट ज़्यादा लगेगा। और इसी को उल्टा कर देना, इसमें टेनिस बनते सब कम होते चले जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे, ए क्रिकेट बॉल हैव मास ज़्यादा, velocity more, so it create more momentum, so it create more momentum which cause more force and we get create, ठीक है ना। अब उसके बाद ये भी लिख के दिखा देना कि मास ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, ये चीज़ हर एक में करना। तो मास ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और हम जानते हैं कि मोमेंटम, फिर सेकंड लाइन में लिखना कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है। इसमें भी लिखना मास ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इतना लिख के छोड़ना, ठीक है। ऐसा टाइप का जो भी आएगा, एक्सप्रेशन भी लिखेगा, लाइन भी लिखेगा, आंसर क्या लगेगा, बड़ा अलग, बड़ा नहीं। ग्रेजुएशन का कॉपी चेक हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, वाई डज ए फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल। देखो फील्डर ऐसे ही नहीं पकड़ता, अपने हाथ को पीछे लाता है। क्यों ऐसा लाता है पीछे, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। रुक जा, गंजी देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई क्रिकेटर है जो अपना हैंड को बैक क्यों करता है, पीछे ऐसे पीछे क्यों करता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डायरेक्ट क्या नहीं कैच कर देता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको तो लगता है कई बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो 12th में भी एक बार, जेई सब में भी पूछ देता है ये सब सवाल। तो यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे पहले पढ़ते हैं आंसर क्या लिखा है। द फील्ड पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम ओवर विच द बॉल मोमेंटम डिक्रीज टू 0. This reduce to acceleration of a ball, thus the force of impact with the reducing to chance of injury. टिपिकल भाषा लिखा है। अब इसको देखो क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम नीचे करेंगे हाथ, बॉल को लिए
और ऐसे कर रहे हैं हाथ, तो हम बताओ समय बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? ऐसे करके रख देते तो क्या होता? समय तो उसी वक्त हो जाता ठीक है ना, लेकिन हम जैसे जैसे हाथ नीचे कर रहे हैं तो समय अब क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। समय क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ध्यान से सुनते जाओ। जब समय बढ़ता है ना तो एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना तो मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। याद रखना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा मोमेंटम क्या होगा? घटेगा। जब मोमेंटम घटेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, घटेगा घटेगा फोर्स और घटेगा। मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। तो हमको चोट क्या लगेगा? कम लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि बाय मूविंग हैंड बैकवर्ड वी इंक्रीज टाइम ऑफ कैचिंग। टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ा रहे हैं, so by increasing time momentum will decrease, and due to decrease in momentum force will also decrease, so we injured less. नहीं सुन के लिखेगा तो टट्टी में भी बैठ के याद करेगा ना, गलती ये करोगे। 100 बच्चों को हम पढ़ा दिए भाई, ये सब आंसर गलती ही लिखोगे। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया। और उसके बाद वो लिख देना लाइन, इसका इक्वेशन लिखना कि टाइम इंक्रीज तो मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज। एज फिर लिखना मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मोमेंटम डिक्रीज तो फोर्स डिक्रीज। बस ऐसे करके ब्रैकेट में भी कर देना, ऊपर लाइन में भी लिख देना, 5 में 5 नंबर। अब उसके बाद यहाँ पर है वाई आर द एथलीट्स इन द जंप इवेंट मेड ऑन अ फॉल कस्टनाइज सैंड और वेट्स। बोला जाता है कि एथलीट सब जो खुद उगता है, एथलीट सब जो खुद उगता है इस पे ये जंप मारता है बालू। हाँ, तो बालू पे जंप मारता है या फिर गद्दा उद्दा पे जंप मारता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो हार्ड अथी पे क्यों नहीं जंप मारता है? पहले इस पे बात रखते हैं कि वो बालू पर क्यों जंप मारता है। तो देखो, या फिर सैंड पे जैसे ही जंप मारता है ना, तुम देखो, अभी तुमको करके दिखाते हैं, रुको। जैसे ही हम इस पे गिरा है, ये देखो, देखो, देखना हो गया। अब इस पे गिरा, ये गद्दा है, देखो जंप कर रहा है। जंप कर रहा है, थोड़ा देर बाद रुकेगा तो गद्दा पे क्या होता है या फिर सैंड पे क्या होता है? सैंड पे या गद्दा पे ये थोड़ा धंसता है। गद्दा जैसे इस पे कूदेगा कोई आदमी ना, तो गद्दा या सैंड क्या होगा? थोड़ा धंसेगा। तो धंसेगा तो क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा। धंसेगा तो उसको क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा घट तो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मोमेंटम घट घट जाएगा तो क्या जाएगा। होगा? फोर्स घट जाएगा तो चोट कम लगेगा। लेकिन अगर ये कंक्रीट रहता है, तो कंक्रीट पर भी सवाल है, तो उसमें क्या होता है? टाइम एकदम जीरो हो जाता है, टाइम जीरो हो जाता है, समय नहीं मिलता है। उसमें टाइम क्या होता है? जीरो। तो मोमेंटम को कम ज़्यादा करने का समय नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है? चोट लगेगा कि नहीं? टाइम कम होता है। टाइम कम होगा तो क्या होगा? मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, तो तो चोट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तब यहाँ आप लिखोगे, यही बात कहाँ चले गए वो? का इधर था। ये है, तो यहाँ आप लिखोगे एथलीट फॉल ऑन कस्टनाइड सैंड बेड्स टू इंक्रीज द टाइम ओवर विच देयर मोमेंटम। वो क्या करता है? लिखोगे when an athletes jump on a sand then it will increase the time of momentum, so momentum decrease and the force also decrease, so we injured less. अब उसके बाद वही इक्वेशन बना के दिखा दो, ठीक है ना? मोमेंटम पे वही जीरो हो जाता है मोमेंटम, ठीक है ना? कम होना है, जीरो होना, बात एक ही है। अब इसी तरीके से कराटे प्लेयर भी पूछता है, बताओ कराटे प्लेयर जो है बोलता है कि जो तोड़ता है, ये जो तोड़ता है कराटे प्लेयर, तो क्यों तोड़ पाता है आसानी से? तो देखना एकदम तेज़ी से हाथ भाजेगा, तेज़ी से हाथ भाजेगा
तो क्या होगा, टाइम को क्या करता है, ये कम हाँ। करता है। तो मोमेंटम क्या करता है, ज़्यादा क्रिएट करता है। मोमेंटम क्या? टाइम को कम करेगा हाँ, तो तो मोमेंटम मोमेंटम नहीं ज़्यादा होगा, करेगा। तो फोर्स ज़्यादा तो तोड़ेगा ज़्यादा जल्दी। तो चोट तो आसान। लगता होगा। चोट लगता होगा, सही है, लेकिन टू फोर्स भी तो ज़्यादा पैदा कर रहा है। तो फोर्स ज़्यादा पैदा करे तो अरे यार ऑटोमेटिक पागल, चोट चोट लगेगा। लगने से क्या मतलब है तुमको, तोड़ने से ना मतलब है। चोट दिखाने लगने या नहीं लगने से तुम दर्द देखेगा कि उसका कारनामा देखने जाता है कि तोड़ दे रहा है। तो अब तक तुम कहोगे कि सर पे नारियल फोड़ता है तो चोट तो लगेगा, वो तो उसको लग ही रहा है, लेकिन तुमसे कम लगेगा, टैक्टिक करता है और भी चीज़। अब उसके बाद वो फोड़ कैसे दे रहा है वो, ये ना देखेगा फोड़ने तू का कि देखेगा। चोट लगेगा। आप 1,000 रुपया और दे दीजिए, 500 रुपये टिकट लगा के आए देखने, 2,000 रुपया और दे दीजिए, चोट लगा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या करोगे, कराटे प्लेयर यूज ए क्विक पावरफुल स्ट्राइक टू अचीव हाई एक्सेलेरेशन ऑफ द फर्स्ट विच जनरेट ए लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम विच इज सफिशियंट। अब देखो इसमें क्या लिखेगा, कराटे प्लेयर strike her hand very fast due to which time decrease when momentum increase, so force increase, due to this force increase and it creates some more force which are able to break down the slab। और उसके बाद वही चीज़ करके दिखा देना, ये इक्वेशन भी बॉक्स में लिख के इसे करके दिखा देना, ठीक है। तो हम लोग भी बच्चा में पेन तोड़ते थे तो उसका वही रास्ता। अब यहाँ पे करा है ना, एक सवाल है, इफ वी टेकन अ टाइम टू ब्रिंग द बॉल फ्रॉम रेस टू वेलोसिटी इट रिड्यूसेस हाफ, व्हाट विल द चेंज इन द वैल्यूज इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। अगर तुम किसी चीज़ को v=0 से स्टार्ट कर दे रहे हो और उसका वेलोसिटी को रिड्यूस कर दे रहे हो हाफ, ठीक है ना, मतलब v को v/2 कर रहे हो, तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, इसको हम बाद में करेंगे, रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिफाइन ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन को कह रहा है डिफाइन करने के लिए। तो 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑब्टेन व्हेन ए मास ऑफ 1 kg। वैल्यू पूछ रहा है कि डिफाइन करा करने के लिए, तो 1 न्यूटन को डिफाइन करो, ठीक है ना, पीछे बता दिए। द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी इतना से इतना, कैलकुलेट करना है मास ऑफ द बॉडी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया 2 न्यूटन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है 2 से 5, वी यू दिया है 2, वी दिया है 5, क्या कर रहा है मास बताने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 फार्मूला है, एक तो हमको सर फार्मूला बताया m/a, और एक है फार्मूला मोमेंटम का होता है p=m/v, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का तो कोई यूज़ नहीं, इसी फार्मूला का यूज है। f क्या होता है m/a, और a को क्या लिख सकते हैं v - u/t, ठीक है ना। टाइम भी दिया हुआ 10 सेकेंड, तो इसको रख दो, तुमको मास पूछ रहा है, सब चीज़ दिया हुआ है, सब कुछ कर के इसको कॉपी में भी नोट करके सॉल्व करोगे, ये भी सवाल। इसको अपने से बनाना घर पे, और सवाल हम ये बताएंगे, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हर एक बॉडी पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन का फल मिलता है। देखो हम तुमको मारेंगे तो तुम भी हमको मारना चाहेगा, यही न्यूटन थर्ड लॉ। दुनिया में जैसा करोगे वैसा पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं करोगे। पढ़ाई तो तुम कम कर रहे हो, हमको भी पता है। कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है आजकल, तुम शर्म नहीं आता है, कोई सवाल का जवाब देता है पीछे क्लास का। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, ये लिख के रख लेना, कॉपी में रख लेना। और उसके बाद इसमें 2-3 पॉइंट और क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार न्यूमेरिक स्टेटमेंट पूछता है, ये सेकंड वाला नोट करके ये लिखना, नोट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल और अपोजिट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब कि ये दीवार है, तो ये दीवार पे अगर हम फोर्स लगाएं तो ये दीवार भी हम पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये किए एक्शन
तो इधर से हो जाएगा हमको रिएक्शन। रिएक्शन। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन क्या हो रहा है, इक्वल है कि नहीं इक्वल हाँ। मैग्नीट्यूड, तभी तो नहीं हिल रहा है। हम्म। और अपोजिट है, देखो इधर से लग रहा है और ये इधर इधर से से लग रहा है। और डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम दीवार पे लगा रहा है, दीवार तुम्हारे हाथ पे लगा रहा है फोर्स। तो ये याद रखोगे। इसमें क्या कर देता है सवाल में, सेम बॉडी दे देता है, सेम बॉडी पे लगता है, नहीं डिफरेंट बॉडी पे। याद रखेगा तो टेक्निकल। फिर मेरा हाथ ही ना फोर्स लगा रहा। तू दीवार पे लगा रहा है, दीवार तुम पे लगा रहा है, डिफरेंट बॉडी नहीं हो गया तू वो, यही हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सवाल पूछता है इसमें न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, वाई डू बोथ प्लेयर्स गेट हर्ट व्हेन दे कोलाइड वाइल प्लेइंग द फुटबॉल। जब दो आदमी फुटबॉल खेलते खेलते क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो किस लिए चोट लगता है टकराने पे, टकराएगा तो तुम उसको चोट मारेगा तो तुमको भी चोट लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसके बारे में उतना थर्ड लॉ पे नहीं पूछता है उतना डिटेल में, एक बार देख लेना इसे, ठीक है। बस एग्जांपल याद रखो ऐसे क्यों होता है, ये वाला पूछ सकता है पैर वाला, व्हेन डू यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हाइल ट्राइंग टू वॉक फॉरवर्ड। चलते हम लोग कैसे हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही क्या होता है इसमें, व्हेन यू ट्राई टू वॉक फॉरवर्ड, जब हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, आगे चलेंगे तो एक ग्राउंड को क्या करते हैं पुश बैकवर्ड, पीछे करते हैं। पुश बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ द ग्राउंड exert an equal and opposite reaction force on your feet which propels you forward। प्रोपेल्स, अच्छा मतलब हाँ। वो धकेलता है हम लोग को आगे। हाँ प्रोपेल्स फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो जब तुम ग्राउंड पे लगाओगे, कैसे था यार, हाँ ग्राउंड को क्या करते हैं बैकवर्ड पीछे करते हैं, तो ग्राउंड भी तुमको क्या करता है प्रोपेल करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद कर लेगा। When we push the ground backward, then the ground will push our foot to propel forward direction in with exert an equal and opposite reaction। ठीक है, लिख लेगा ये एकदम सेम टू सेम लिख लेना, ठीक है। और सब कैसे हो रहा है थर्ड लॉ। एक बंदूक वाला भी पूछता है वो कि बंदूक चलाते हैं आगे झटका पीछे लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ का है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन ए गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द गन, ठीक है। इतना ही तक लिखना। जब हम लोग बुलेट चलाते हैं तो क्या करते हैं, गन उस पे बुलेट पे फोर्स डालता है, तो फोर्स हम लोग को बैकवर्ड बुलेट भी डालता है, ठीक। द बुलेट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना। ये नाव वाला भी पूछता है कि हम लोग नाव से उतरते हैं तो हम लोग जाते हैं आगे, नाव चला जाता है पीछे। तो ये क्या हो रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। व्हेन ए सेलर जंप फ्रॉम फॉरवर्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सेलर ऑन द बोट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लिखेगा याद करेगा। ठीक है, आगे कूदते तो हम लोग नाव को पीछे धकेल देते हैं, तो when we move forward, when the sailor move forward, then the sailor then the now के इंग्लिश में क्या कहते हैं, sailor get propel to backward direction in his in sailor बोलते हैं, force exerted by sailor। सुनो यहाँ पे से when a sailor jump forward from boat, the force exerted, जब sailor आगे को रुकता है, जो फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय द सेलर ऑन द बोट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका बोट क्या होता है मूव बैकवर्ड, इस भी याद करना पड़ता है सेम टू सेम, ठीक है। ये तो वही लाइन हो जा रहा है सेम टू सेम, ये याद करना, ये भी यहाँ तक याद करना, जहाँ वो सब टिपिकल था तब बता दिए लाइन, ठीक है। फिर ये वाला भी पूछता है स्विमिंग वाला, ये भी क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। ये आगे मारते हैं हाथ, पीछे मारते हैं हाथ, तो हम लोग क्या करते हैं आगे जाते हैं। ए स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड, देखो पीछे मारता है हाथ, ए स्विमर पुशेस बैकवर्ड वाटर यूजिंग देयर आर्म्स एंड लेग्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वाटर एक्सर्ट, हम लोग पीछे पानी को मारते हैं तब पानी भी हम पे क्या करता है फोर्स लगाता है ऑन स्विमर।
इसके कारण क्या होता है? प्रोपेलिंग फॉरवर्ड। पहला पार्ट लिखोगे, एस्यूमर क्या बोलते हैं, एस्यूमर पुशेस वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन यूजिंग देयर आर्म्स एंड लेग्स, देन द वाटर ऑल्सो एक्सर्ट अ force in upward direction. Because Newton third law of motion, every action has equal and opposite reaction. ये लिख दिए। इसी तरीके से अब इसका क्या लिखोगे? कहाँ चले गए वो? हाँ, when the sailor move in forward direction, then jump from the forward direction from the boat. When a sailor jumps forward from the boat, then the sailor exert a force on the boat. जब sailor exert करता है force boat पे in backward direction, because according to Newton's second law of motion, every action is equal and opposite reaction, third law के अनुसार। ठीक है ना? लिख लेगा, ठीक है, आई याद करेगा। ठीक है, हो गया खत्म। यह भी है, रॉकेट पर भी पूछता है यार, कितने, चलो रॉकेट पर भी पूछता है। ये रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे। रॉकेट का धुआं इतना तेजी से नीचे आता है ना कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाता है ऊपर की ओर। तो रॉकेट मूव्स अपवर्ड क्यों जाता है? बिकॉज इट एक्सपेल गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे गैस को धकेलता है। बस इतना ही लिखना कि रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज it expels the gases in downward direction and as we know Newton third law of motion बस equal and opposite area, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नीचे भाग गया, यहाँ कहाँ चला गया इसमें? Why it is difficult to walk on the ice compared on the rough surface? आइस पे वॉक करना क्यों आसान है? आइस पे वॉक करना क्यों आसान नहीं है, रफ सरफेस पे आसान क्यों है? तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही जुड़ा हुआ है। वॉकिंग ऑन आइस इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज अ लेस फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड योर शूज। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द रिएक्शन फोर्स exerted on the ice is same magnitude but opposite direction of the force which is much lower than। यहाँ पे कह सकते हो कि फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। और रफ सरफेस पे हमारा बैठ जाता है ना, ये भी हमारा रफ सरफेस। बोलोगे कि यहाँ पे कि जो है कि between the ice and our shoes is the friction is less, so we are not able to walk on the Newton third law वाला बात चिपका देना, ठीक है, हो गया। तो इस सारा को एकदम लाइन बाय लाइन क्या होना चाहिए? यहाँ पे कहाँ चले गए?